मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 1909 और 1919 के अधिनियम पर चर्चा की थी। 1919 के अधिनियम में हम लोगों ने ये बात की थी कि किस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द इस शब्द का प्रयोग किया गया, साथ ही कई अन्य प्रावधान भी किए गए थे। देखिए 1919 के अधिनियम में ही यह प्रावधान भी किया गया था कि 1919 के अधिनियम के लागू होने के ठीक 10 वर्षों के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन क्यों किया जाएगा? तो आयोग का गठन इसलिए किया जाएगा ताकि 1919 के अधिनियम की समीक्षा हो सके कि 1919 का अधिनियम भारतीय समस्याओं को सुलझाने में कितना कारगर सिद्ध हुआ है। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न हुई कि जिस आयोग का गठन 1931 में किया जाना था, उस आयोग को 3 वर्ष पूर्व ही 1928 में ही गठित कर दिया गया। अब 1928 में क्यों गठित किया गया? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वहाँ प्रधानमंत्री बाल्डविन हुआ करते थे। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि 1929 में जो आम चुनाव होने वाले हैं, उन आम चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बने। अब लेबर पार्टी की सरकार बने और भारत के जो संवैधानिक गतिरोध थे, इन सब चीज़ों में क्या क्या रिलेशन था? तो देखिए, बात ये थी कि ब्रिटेन की जो राजनीति थी वो भारतीय परिस्थितियों से बहुत हद तक प्रभावित होती थी और इसीलिए ब्रिटेन में भारत की जो कुछ भी हलचलें होंगी, उसका प्रभाव निश्चित रूप से ब्रिटेन पर पड़ना था। इसीलिए उस समय बाल्डविन ने यह डिसीजन लिया कि यदि आयोग का गठन पहले ही कर दिया जाए तो 1919 के अधिनियम की जो अन्य कमियां थी, वो अन्य कमियां और ज़्यादा उभर कर नहीं आ पाएंगी। अर्थात अगर ये 1919 का अधिनियम 3 साल और चलता तो वैसी परिस्थिति में इसकी और कमियां उभर कर सामने आ सकती थी, जो कि थी। और वैसी स्थिति में ये 1919 का अधिनियम एक असफल अधिनियम साबित होता। तो एक तरफ बाल्डविन ने ये कोशिश की कि 3 वर्ष पहले ही इसका गठन करके और इसकी जो कमियां और ज़्यादा उजागर होने वाली थी, उनको उजागर उन्होंने नहीं होने दिया। साथ ही साथ उस समय पूरे भारतीय वातावरण में अगर हम देखें तो भारत की परिस्थिति कुछ उस समय ऐसी थी कि पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों का एक माहौल था और वो चाहते थे कि जिन सदस्यों को भी भारत भेजा जाए, वो समस्त सदस्य भारत के प्रति कोई अच्छी भावना लेकर ना जाए। अर्थात भारत में जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं जो बिगड़ी हुई थी उस समय, उन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के बिगड़े हुए होने का फ़ायदा वो उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो सदस्य यहाँ पर आए, वो सदस्य भारत के प्रति कोई अच्छा विचार लेकर यहाँ से ना जाए। तो एक बात तो ये हुई कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं, जिन परिस्थितियों में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने 3 वर्ष पहले ही इस कमीशन का गठन कर दिया। अब सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया था, इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जॉन साइमन साइमन कमीशन जो है एक 7 सदस्य जो है वो कमीशन था और इसमें जो है 7 सदस्य जो है वो थे। सर जॉन साइमन स्पेन वैली के सांसद थे जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित थे। क्लेमेंट एटली के बारे में आपको पता है, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय क्लेमेंट एटली ही जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और क्लेमेंट एटली जो है वो लिबरल पार्टी से संबंधित थे। तीसरे हैरी लेवी लॉसन थे, लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी के। सर एडवर्ड सोसल जॉर्ज कॉर्डोगन पिछली के सांसद कंजर्वेटिव पार्टी से थे। वर्डन हार्शोम ये ऑगमोर के सांसद थे, लिबरल पार्टी के। जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स बॉक्सटन इसके सांसद थे, कंजर्वेटिव पार्टी के। और डोनाल्ड स्टर्लिन पामर वार्ड जो कि कम्बरलैंड नॉर्थ के सांसद थे। देखिए, ये इतने सारे नाम जो है आपको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप केवल इतना नाम याद रखें कि सर जॉन साइमन जो है वो इस कमीशन के अध्यक्ष थे और मुख्य रूप से जो है क्लेमेंट एटली जो है वो इसके सदस्य हुआ करते थे। अब साइमन कमीशन में हम अगर देखें तो साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य, कोई भी एक भारतीय सदस्य जो है, आपको इस पूरे सदस्यों में कोई भी एक भारतीय सदस्य आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इस कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा गया। अब भारतीयों ने जो है, जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने विरोध क्यों किया? तो भारतीयों के विरोध करने के 2 कारण थे मुख्य रूप से। पहला कारण तो ये था
कि समय से पहले इस आयोग का गठन कर दिया गया। 1919 के अधिनियम की जो अन्य कमियां उजागर हो सकती थी अन्य 3 वर्षों में, उन कमियों को उजागर नहीं होने दिया गया। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ये थी कि इस कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। यह भारतीयों के लिए अत्यंत ही अपमानजनक स्थिति थी कि क्या इतने बड़े देश में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रबुद्ध, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अंग्रेज इस लायक समझें कि वो 1919 के अधिनियम की समीक्षा कर सके। जाहिर सी बात है, अंग्रेज तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भारतीय को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि यदि किसी भारतीय को इसमें शामिल किया जाता तो 1919 के अधिनियम की सही तरीके से समीक्षा हो पाती, और ऐसा अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए किसी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। उस समय साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, मैं यहाँ पे बता दूं कि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। पहली बार साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया और दूसरी बार अक्टूबर 1928 में भारत आया। 3 फरवरी 1928 को मुंबई जब साइमन कमीशन यहाँ आया, उस समय भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ये साइमन गो बैक के जो नारा था, यह लाला लाजपत राय ने दिया था। उस समय अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भारतीय नेताओं के द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। यदि हम देखें, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। इस तरह से पंजाब में लाला लाजपत राय थे, लखनऊ में खलीकुज्जमान थे, उन्होंने जो है इसका विरोध किया था। लगभग सभी पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, लगभग सभी पार्टियों ने जो है इसका विरोध किया था। हाँ, दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। दक्षिण में जस्टिस पार्टी जो है वो इस साइमन कमीशन के मामले में सरकार के साथ थी। मद्रास में टी प्रकाशम के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 1928 में दूसरी बार जब साइमन कमीशन भारत आया तो 31 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में इस साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे और उसी समय वहाँ पर जो लाहौर पुलिस के अधीक्षक थे स्कॉट ने इन्हीं लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी और उन लाठियों से ही कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था कि जिस लाठी से मेरे शरीर पर प्रहार किया गया है वही लाठी एक दिन अंग्रेजी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, जो कि आगे चलकर सही सिद्ध हुई भी। खैर, उस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और लाला लाजपत राय की मृत्यु पर बहुत सारे लोगों ने शोक व्यक्त किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हमारे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि लाला लाजपत राय प्रिंस एमंग प्रिंस मेकर्स थे। तो उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि लाला लाजपत राय शांति स्थापित करने वाले किंग हुआ करते थे, एक प्रिंस थे। साथ ही साथ उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इस क्षण लाला लाजपत राय की मृत्यु भारत के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है। तो लाला लाजपत राय उस समय अगर हम देखें तो लाला लाजपत राय जो थे वो भारतीय क्रांति के एक उभरते हुए सितारे थे और उनकी मृत्यु भारतीय क्रांति को एक बहुत बड़ा सेटबैक था। खैर, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद भी साइमन कमीशन का विरोध जो है वो चलता रहा। अंततः साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जो है प्रकाशित किया था। साइमन कमीशन ने कई सारी बातें कही थी। हम एक एक करके कुछ उनके जो प्रावधान थे, उनके प्रस्ताव जो थे, उस पर हम लोग बात करें। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई जो द्वैध शासन व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया जाए, और इस द्वैध शासन व्यवस्था को अंत में जो है समाप्त किया भी गया। हम अगर देखें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। फिर उन्होंने कहा कि देश के लिए एक संघीय स्वरूप का संविधान बनाया जाए। एक संविधान की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। इसके अलावा प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाना चाहिए। उन्होंने बर्मा को भारत से अलग करने की बात कही। साथ ही साथ सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में जो है वो स्थापित करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत परिषद को अभी बनाए रखना चाहिए, हालांकि उसके अधिकारों में कमी की जानी चाहिए। बहुत सारी बातें जो है उन्होंने कही, लेकिन ये सब कुछ जितना भी प्रावधान उन्होंने दिया,
इसमें से कोई सा भी प्रावधान ऐसा प्रावधान नहीं था जो प्रावधान भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर कर सके या जो प्रावधान भारत को आगे की तरफ ले जा सके। और इसीलिए लगभग भारत के सभी वर्गों के द्वारा इसका विरोध किया गया। दक्षिण के, मैंने कहा आपको, दक्षिण की जस्टिस पार्टी को छोड़कर भारत के लगभग सभी वर्गों के द्वारा इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन भारत आया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी, लेकिन भारत की संवैधानिक समस्याओं का कोई समाधान साइमन कमीशन नहीं निकाल पाया। इस तरह से साइमन कमीशन भारत में आकर और उन्होंने अंग्रेजों के हितों को ही पोषित किया, भारतीय हितों के पोषण का कोई काम साइमन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था। तो आज हमने साइमन कमीशन के बारे में बात की। आगे हम लोग साइमन कमीशन के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या था, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन क्या थे, इनकी बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोज़ को शेयर लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को भी इससे मदद मिलेगी। थैंक यू।